नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता के साथ राजपूत शासकों की नीति कैसी रही। राजपूताना के कई शासकों ने केंद्रीय सत्ता के साथ प्रतिरोध का मार्ग चुना और अधिकांश राजपूत शासकों ने केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोगात्मक विकल्प चुना। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को सामान्यतया राजपूत युग की संज्ञा दी जाती है, लेकिन 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने गंगा यमुना के मैदान पर अपना अधिकार स्थापित किया, तब तुर्कों का सामना राजपूताना और राजपूत शासकों के साथ होना शुरू हुआ। इस दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक शासकों के साथ चित्तौड़, रणथंभौर और जालोर के शासकों के साथ संघर्षात्मक संबंध देखने को मिलते हैं। उसी कड़ी में जब मारवाड़ में मालदेव ने राठौड़ों की शक्ति को संगठित किया, मालदेव का भी दिल्ली के शासक हुमायूं और शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष शुरू हुआ। केंद्रीय सत्ता के साथ मालदेव के संबंध दोनों प्रकार के रहे। 1530 ईस्वी के आसपास राजस्थान की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आ चुका था। महाराणा सांगा को पराजित कर बाबर ने राजपूताने पर लगभग कब्जा कर लिया था, परंतु अभी भी राजपूताना का एक बड़ा भाग राठौड़ों के नियंत्रण में स्वतंत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। उस समय राजपूताना में केवल 2 राजपूत राज्य मेवाड़ और मारवाड़ का केंद्रीय सत्ता के साथ संपर्क हुआ। हुमायूं को अपने जीवन में राजपूत शासकों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करने का मौका मिला, लेकिन हुमायूं उन मौक़ों का फ़ायदा उठाने में असफल रहा। यदि हुमायूं उन अवसरों का लाभ उठा पाता तो संभवतः इतिहास में उसका अलग ही स्थान होता। जो श्रेय हुमायूं के बेटे अकबर को भविष्य में प्राप्त हुआ,
हो सकता था कि हुमायूं को उन चीज़ों का फ़ायदा मिल जाता यदि वह दूरदर्शितापूर्ण निर्णय करता। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी और उससे मित्रता और सहायता देने का मांग की, परंतु हुमायूं अपनी अदूरदर्शिता की वजह से कर्मावती की मदद को नहीं पहुंचा, क्योंकि उसे बहादुर शाह का संदेश प्राप्त हो गया था कि वह काफिरों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है और हुमायूं तो उसका सहधर्मी भाई है। अतः वह राजपूतों की मदद नहीं करे और अपने कट्टरपंथी मुस्लिम सरदारों के भय से हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला नहीं किया। यह हुमायूं की एक बड़ी राजनीतिक भूल थी। यदि हुमायूं बहादुर शाह पर उसी समय आक्रमण करता तो हमेशा के लिए चित्तौड़ मुगलों का मित्र बन जाता और राजपूतों की सहानुभूति उन्हें प्राप्त हो जाती। परंतु हुमायूं ने ऐसा कोई प्रयास मदद करने का नहीं किया और कर्मावती ने 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया। इसी प्रकार मालदेव के साथ भी हुमायूं को अपने संबंध बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु वह उसमें असफल हुआ। 1532 में मारवाड़ की गद्दी पर मालदेव बैठे। उसके पास उस समय जोधपुर और सोजत के 2 ही परगने उत्तराधिकार में प्राप्त हुए थे, परंतु मालदेव अत्यंत योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अतः उसने शीघ्र ही अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अपने राज्य की सीमाएं उत्तर में बीकानेर और हिसार तक, पूर्व में बयाना और धौलपुर तक और पश्चिम में भाटियों के राज्य और दक्षिण में मेवाड़ की सीमा तक अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। उधर दूसरी तरफ चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को निरंतर पराजय का सामना करना पड़ा और फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था और मुगल सम्राट हुमायूं पराजित होकर इधर उधर भटक रहा था। 1541 ईस्वी के प्रारंभ में वह सिंध और बक्कर नामक स्थान पर जा पहुंचा और सितंबर तक वहीं बना रहा। इस अवधि में शेर शाह ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए सिंध, पंजाब, बिहार, मालवा आदि प्रदेशों में अपनी सेनाएं भेजकर अपने शासन को स्थायित्व प्रदान किया और साथ ही साथ उसने बंगाल के विद्रोही हाकिम को भी दबाकर बंगाल पर सत्ता स्थापित कर ली। उपयुक्त परिस्थितियों में मालदेव के लिए अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने का उपयुक्त समय था और उसकी पूर्ति के लिए उसने निर्वासित सम्राट हुमायूं को अपना निमित्त बनाया और उसको सहायता देने का संदेश भिजवाया।
मालदेव के इस निमंत्रण पर मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार पूर्ण जानकारी यद्यपि हमें नहीं मिलती है, परंतु फारसी वृत्तांतों से ये पता चलता है कि हुमायूं को 20,000 घुड़सवारों की सहायता देने का संदेश भिजवाया। जनवरी 1541 में यह संदेश मालदेव ने भिजवाया था, परंतु उस समय हुमायूं ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। इसके पीछे मालदेव का राजनीतिक स्वार्थ था। पहला, वह अपनी सर्वोच्चता का प्रदर्शन करना चाहता था और साथ ही शेर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करना उसका उद्देश्य था। शेर शाह को अधिकांश पठानों और अफगानों का समर्थन प्राप्त था और वे सभी मुगलों का सफाया करके भारत में पुनः अफगान सत्ता कायम करना चाहते थे। संयोगवश मालदेव के विरोधी राजपूत शासक वीरमदेव और कल्याणमल भी शेर शाह के दरबार में पहुंच चुके थे। शेर शाह ने उन्हें मालदेव के अधिकार से उनके पैतृक राज्य वापस दिलवाने का आश्वासन दिया था। अतः दोनों ही पक्षों में युद्ध होना असंभव ही था। परंतु मालदेव की योजना अनुसार हुमायूं समय पर मारवाड़ की तरफ नहीं आया और वह फलोदी में आकर जमा रहा, क्योंकि यहाँ तक मालदेव का मानना था कि यदि हुमायूं की मदद कर वह पुनः उसके राज्य को स्थापित करता है तो शेर शाह की तरफ से पैदा होने वाला संकट टल जाएगा और हुमायूं उसका हमेशा के लिए मित्र बन जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका राज्य मारवाड़ सुरक्षित रहेगा। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जिस समय मालदेव ने हुमायूं को संदेश भिजवाया था, उस समय तक हुमायूं की स्थिति बहुत अधिक खराब नहीं हुई थी और उसके पास अभी भी एक शक्तिशाली मुग़ल सेना थी और उसके भाई बंधु भी अभी तक उसे सहायता देने की स्थिति में थे। परंतु हुमायूं समय की आवश्यकता को पहचान नहीं पाया और मालदेव के संदेश का लाभ नहीं उठा पाया। यहाँ तक कि हुमायूं ने मालदेव के संदेश का उत्तर भिजवाना भी उचित नहीं समझा। जब हिंदाल, नासिर मिर्ज़ा और अनेक मुग़ल सरदार उसका साथ छोड़कर चलते बने और उसकी सैनिक शक्ति जब कमज़ोर हो गई और कहीं से जब हुमायूं को सहायता की आशा न रही, तब उसने मालदेव की ओर नज़र घुमाई और वह मालदेव के राज्य फलोदी के परगने में पहुंचा। यहाँ से उसने अपने दूत को मालदेव के पास भेजा, परंतु मालदेव ने, जो कि महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी व्यक्ति था, उसने शिष्टाचारवश हुमायूं के दूत को पुनः भिजवा दिया और सैनिक सहायता का पक्का आश्वासन नहीं दिया। दूत ने लौटकर हुमायूं को बताया कि मालदेव की नीयत ठीक नहीं है, अतः हमें शीघ्र ही यहाँ से वापस निकल जाना चाहिए। इससे पहले मालदेव की सेवा में रहने वाले हुमायूं के पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने भी हुमायूं को संदेश भिजवाया था कि आप जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं वहीं से वापस लौट जाए, क्योंकि मालदेव का विचार आपको बंदी बनाने का है। इस संबंध में शेर शाह का एक दूत भी यहाँ आया हुआ है। इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होने के बाद हुमायूं मारवाड़ से लौट गया। लगभग सभी मुग़ल इतिहासकार मालदेव पर हुमायूं के साथ
विश्वासघात करने का आरोप लगाते हैं, परंतु जोहर और अबुल फजल के विवरण से यह ध्वनि निकलती है कि मालदेव हुमायूं के जवाहरात लेना चाहता था और इस उद्देश्य से अपना एक विश्वस्त व्यक्ति हुमायूं के पास भेजा था। इस प्रकार के आरोप पूर्णतया निराधार है। उसी प्रकार उसे बंदी बनाने वाली बात भी निराधार है। वास्तव में इस समय तक राजनीतिक स्थितियां पूर्णतया परिवर्तित हो चुकी थी और मालदेव हुमायूं की सहायता करने की स्थिति में अब नहीं था। फिर भी उसकी नीयत वास्तव में बुरी नहीं थी। यदि उसकी नीयत बुरी होती तो हुमायूं को पकड़कर बंदी बनाना उसके लिए मुश्किल कार्य नहीं था और वह आसानी के साथ हुमायूं को बंदी बनाकर शेर शाह के सुपुर्द कर सकता था। वस्तुतः मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता न करने का कारण तत्कालीन परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियां थी, क्योंकि जिस समय मालदेव ने हुमायूं के पास सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था, उस समय हुमायूं के पास भी पर्याप्त सैनिक शक्ति विद्यमान थी और अब 8 महीने बाद हुमायूं के अधिकांश सरदार और उसके भाई खुद उसको छोड़कर जा चुके थे और उसके पास नाम मात्र की मुगल सेना रह गई थी। ऐसी स्थिति में नाम मात्र की मुगल सेना के साथ अपनी पूर्ण शक्ति को लगाकर शेर शाह पर आक्रमण करना बुद्धिमानी पूर्ण कार्य नहीं था, क्योंकि अब तक शेर शाह उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना चुका था और उसकी एक सेना मारवाड़ की सीमा तक आ पहुंची थी। अतः उसने हुमायूं को सहायता न देकर उसको लौट जाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार जो हुमायूं ने विलंब किया उसके लिए पूर्णतया हुमायूं ही उत्तरदायी था, न कि मालदेव। मालदेव ने हुमायूं के साथ होकर आक्रमण करने की बजाय खुद अकेले ही शेर शाह के साथ संघर्ष करना अधिक उचित समझा। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बना, उसके बाद शेर शाह और राजपूत राज्यों के साथ उसके संबंध किस प्रकार के रहे। हुमायूं की पराजय के बाद जब शेर शाह ने दिल्ली का सिंहासन अधिकृत किया, तभी से मालदेव को उसके साथ संघर्ष की आशंका उत्पन्न हो गई थी। साथ ही बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव पहले ही शेर शाह की सेवा में जा पहुँचे थे, तो मालदेव को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि आने वाले समय में कभी न कभी शेर शाह के साथ उसका संघर्ष होना अवसंभव ही है, और यही सोचकर उसने हुमायूं को सहायता का संदेशा भिजवाया। परंतु हुमायूं समय और अवसर का लाभ न उठा पाया और जब तक वह मालदेव के पास पहुंचा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसे समय में मालदेव ने एक निपुण राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया और उसने शेर शाह के दूत का सम्मान किया और हुमायूं को भी सहायता देने से मना कर दिया, क्योंकि वह शेर शाह को नाराज़ करने की स्थिति में नहीं था। शेर शाह द्वारा मालदेव के राज्य पर आक्रमण करने के कारणों में इतिहासकार यद्यपि एकमत नहीं है। कुछ के अनुसार कारण धार्मिक था और कुछ के अनुसार राजनीतिक। परंतु कुछ भी हो, दो महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासकों के बीच कभी न कभी तो संघर्ष होना अवश्यंभावी होता ही है। वास्तव में शेर शाह और मालदेव के बीच संघर्ष होने का जो प्रमुख कारण था वह पूर्णतः राजनीतिक था। उस समय तक दोनों ही उत्तरी भारत में सर्वोच्चता प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी थे।
दोनों विस्तारवादी नीति में विश्वास रखते थे। अतः शेर शाह के लिए मारवाड़ के विस्तृत राज्य को जीतना आवश्यक था, क्योंकि बिना राठौड़ राजपूतों को हराए अपनी शक्ति, अपनी सत्ता को वैध नहीं बनाया जा सकता था। और जब तक राजपूतों को न कुचला जाए, जब तक हमेशा शेर शाह के लिए उसकी सीमा पर एक बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। इसी प्रकार मालदेव के राज्य की सीमाएं शेर शाह के राज्य की सीमाओं से जा टकराई थी। शेर शाह को स्वयं अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने सीमांत पर स्थित शक्तिशाली मारवाड़ राज्य की शक्ति को नष्ट करना आवश्यक था। इसी प्रकार मालदेव तत्कालीन उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राजा था और वह भी महत्वाकांक्षी था, जो किसी भी समय दिल्ली पर आक्रमण कर सकता था। इसके साथ साथ उसने शेर शाह के कहे अनुसार हुमायूं को बंदी न बनाकर उसे सकुशल वापस लौट जाने दिया था, जिससे शेर शाह उससे नाराज था। इसी प्रकार मालदेव द्वारा निष्कासित किए गए मेड़ता के शासक वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल दोनों ही उसके स्वजातीय बंधु थे और वो शेर शाह के दरबार में मालदेव के विरुद्ध पहुंच चुके थे। राठौड़ों की इस आपसी फूट का लाभ उठाकर मालदेव को परास्त करने का अवसर शेर शाह के पास था और वह इसे जाया नहीं करना चाहता था। उपर्युक्त अनुकूल परिस्थितियों के पश्चात भी शेर शाह मालदेव पर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाया। इसके लिए उसने पूरी सैनिक तैयारी की। दूसरी तरफ मालदेव भी सतर्क था, परंतु उसके लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि शेर शाह किस मार्ग से आक्रमण करेगा। अंततः शेर शाह ने आगरा से दिल्ली, नारनौल, फतेहपुर शेखावाटी होते हुए डीडवाना का मार्ग चुना। डीडवाना में मालदेव का सेनानायक कुंपा मोर्चा जमाए हुए था, जिसको शेर शाह ने आसानी से परास्त कर दिया। डीडवाना से शेर शाह अजमेर और जोधपुर की तरफ बढ़ सकता था, परंतु दोनों ही स्थानों पर मालदेव ने मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। अतः शेर शाह डीडवाना से अजमेर और जोधपुर न जाकर बीच के रास्ते से होकर बाबरा नामक स्थान पर पहुंचा। यह स्थान अजमेर से 28 मील दूर था। इधर मालदेव भी अपनी सेना के साथ गिरी नामक स्थान पर पहुंच गया, जो शेर शाह के शिविर से मात्र 12 मील दूर था। इसी गिरी सुमेल नामक स्थान पर मालदेव की शक्तिशाली सेना और शेर शाह के बीच संघर्ष होना शुरू हुआ। शेर शाह ने मालदेव की विशाल सेना देख कूटनीति का सहारा लिया और कुछ जाली पत्र तैयार करके उसने उनके शिविर के पास डलवा दिए। मालदेव ने भी अपने उन जाली पत्रों की बिना जांच पड़ताल किए ही अपने सरदारों पर अविश्वास किया और बिना सत्य जाने ही मालदेव स्वयं युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। तब कुंपा और उसके नेतृत्व में बचे कुछ लोगों ने केवल शेर शाह के साथ संघर्ष जारी रखा। कुंपा और जेता ने अपने बची हुई सैनिक शक्ति के साथ युद्ध किया। लगभग 12,000 सैनिकों के साथ इस संघर्ष में वे शेर शाह का सामना नहीं कर पाए। यद्यपि शेर शाह को बड़ी टक्कर दी, लेकिन शेर शाह की विशाल सेना को केवल एक टुकड़ी के भरोसे हरा पाना नामुमकिन था। फिर भी
अंत समय में शेर शाह की मदद के लिए जलाल खां जुल्वानी ठीक समय पर पहुंच गया और उसने शेर शाह की भागती हुई सेना को संबल प्रदान किया। यदि मालदेव युद्ध भूमि से बिना सत्य जाने रवाना नहीं होता तो संभवतः युद्ध का इतिहास कुछ और होता। राठौड़ सैनिकों के पराक्रम और त्याग को देखकर शेर शाह के मुंह से अनायास ये शब्द निकल पड़े कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए करीब करीब हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया है। वास्तव में यदि उसे मालदेव की संपूर्ण सेना से लड़ना पड़ा होता तो युद्ध के निर्णय के बारे में कहना अत्यंत कठिन होता और यदि वह जीत भी जाता तो भी उसे प्राण घातक धक्का लग सकता था। जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजपूतों के पराजय का मुख्य कारण मालदेव का अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि से पलायन कर जाना था। बचे हुए 12,000 सैनिकों के साथ शेर शाह जैसे सुयोग्य सेनानायक के साथ लड़ना और उन्हें परास्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य था। उसके अतिरिक्त अफगानों की अश्वारोही सेना भी राजपूत घुड़सवारों से श्रेष्ठ थी और राजपूतों ने घोड़ों से उतरकर पैदल युद्ध लड़ा। इस पर भी उन्होंने अपने जोरदार आक्रमण से शेर शाह की सेनाओं में खलबली मचा दी। यदि शेर शाह को ठीक समय पर जलाल खां जुलानी की सहायता न मिली होती तो युद्ध का निर्णय कुछ और होता। जेता और कुपा जैसे सुयोग्य और पराक्रमी सेना नायकों पर अविश्वास कर मालदेव ने अदूरदर्शिता का कार्य किया। गिरी सुमेल युद्ध की सफलता के बाद शेर शाह ने अपनी एक सेना मालदेव का पीछा करने हेतु भेजी। वह स्वयं अजमेर की तरफ गया और उस पर अपना अधिकार कायम किया। मेड़ता आकर उसने वीरमदेव को मेड़ता सौंपा। नागौर की तरफ आकर वहाँ से बीकानेर आया और कल्याणमल को बीकानेर का राज्य सौंपकर नागौर होता हुआ पुनः जोधपुर चला गया। इसके पूर्व मालदेव स्थिति को प्रतिकूल समझकर सिवाना के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चला गया और मामूली संघर्ष के बाद जोधपुर पर भी शेर शाह का अधिकार हो गया। इस प्रकार शेर शाह ने जोधपुर राज्य का प्रबंध ख्वाजा खां और ईसा खान नियाजी को सौंपा और स्वयं चित्तौड़ की तरफ चला गया। उसके चित्तौड़ पहुंचने के पूर्व ही चित्तौड़ के राणा की तरफ से दुर्ग की चाबियां और उसके अधीनता स्वीकार करने का संदेश शेर शाह को मिला, जिससे शेर शाह संतुष्ट होकर वापस दिल्ली लौट आया। यद्यपि मालदेव ने शेर शाह के लौटने के कुछ समय बाद ही फलोदी, पोकरण, पाली, जालोर, नागौर, अजमेर इत्यादि क्षेत्रों पर सरलता के साथ कब्जा कर लिया और पुनः राठौड़ शक्ति को संगठित करने का कार्य किया। कुछ समय बाद उसने मेड़ता को भी पुनः जीत लिया, परंतु उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि शेर शाह के समय में केंद्रीय सत्ता के प्रति राजपूतों की नीति एक समान नहीं थी। बीकानेर और मेड़ता के शासकों ने केंद्र सत्ता के साथ सहयोग और अपने खोए हुए राज्यों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वजातीय बंधुओं के साथ विश्वासघात किया। दूसरी तरफ मालदेव ने केंद्र सत्ता का प्रतिरोध किया और शेर शाह के राजस्थान से लौटते ही अपने खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। तीसरी तरफ मेवाड़ का उदय सिंह था, जिसने मौजूदा स्थिति में मेवाड़ को सर्वनाश से बचाने के लिए बिना लड़े ही केंद्रीय सत्ता के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु शेर शाह की मृत्यु के बाद उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने का पूरा
प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।